वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की शुरुआत करूंगा और आगे बात करूंगा। तो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले आपको किन किन चीजों की जानकारी होना जरूरी होती है या किन किन लेक्चर्स को देखना जरूरी होता है, मैं पहले चर्चा कर देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छा कमांड होने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को वेक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। एंड देन आफ्टर वेक्टर के साथ साथ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर अगर आपने वर्कआउट नहीं किया है तो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा इस वीडियो पर या इस वीडियो को देख रहा है वो वेक्टर चैप्टर को जाके जरूर देखें, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के वीडियो को जाकर जरूर देखें। सर्कुलर मोशन को, हालांकि सर्कुलर मोशन यहां पर डिस्कशन नहीं होगा, फिर भी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को जाकर जरूर देखें, उसमें से भी वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे चैप्टर्स को हम कुछ सेगमेंट्स में, पार्ट्स में तोड़ तोड़कर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक जो शुरू होगा, जिसके बारे में बात की जाती है, जहां से नेट में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा टॉपिक है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप रिवीजन कोर्स का पार्ट, आप रिवीजन कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं समझता हूं कि आप लोगों ने काफी कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करता चलेंगे। कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताया जाता है? तो कूलम्ब्स लॉ चार्जेस के बारे में लगने वाले फोर्स की जानकारी देता है। तो वर्ड चार्ज क्या होता है? तो चार्ज हम पहले डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, और अगर किसी को लगता है कि उसे चार्ज को डिटेल में पढ़ना है तो वो आप जाइए पुरोहित एकेडमी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में चार्ज नाम का एक टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़िए और समझिए। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? तो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद उस पर आती है, जो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चार्ज, अगर दो चार्ज, जैसे मान लीजिए पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है। इन दोनों चार्ज को अगर R सेपरेशन पे रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिया जाता है। ये कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ में जहां K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे लिखा जाता है 9 × 10⁹ अच्छा, यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है एयर के अंदर। अच्छा, वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम या किसी अदर मीडियम की बात करें तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जबकि एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, K को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है किसी भी मीडियम के लिए। खासकर हम एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए ध्यान रखिएगा K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है। मेटल के लिए बात करें तो मेटल के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर एक रेंज का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, K की वैल्यू बड़ी होती है 1 से और छोटी होती है इंफिनिटी से। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब होता ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि ये एयर का फॉर्मूला है और ये मीडियम का फॉर्मूला है। तो मीडियम और एयर के टर्म में भी इसे डिफाइन किया जाता है। मीडियम अपॉन एयर के टर्म में डिफाइन किया जाए तो आप देख सकते हैं मीडियम कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है, और ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैंसिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं 1/K, मीडियम और एयर। तो जब भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मीडियम में अगर डिप कर दिया जाए तो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स पर क्या असर पड़ता है? तो मीडियम में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे के सारे टाइप्स बताना चाहूंगा। कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड आते हैं। एक आता है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, जिसके डिफरेंट केसेस होते हैं। दूसरा कंडीशन आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले फोर्स। ऐसा कहा जाता है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप फाइंड करके बताइए। तीसरा आपसे पूछा जाता है इसी के अंदर, कूलम्ब्स लॉ के अंदर ही, स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रिंग दी जाएगी, मास सस्पेंडेड होगा, स्ट्रिंग के बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। चौथा पूछा जाता है न्यूट्रल पॉइंट पर बेस्ड, न्यूट्रल पॉइंट पर बेस्ड पूछा जाता है। पांचवा पूछा जाता है आपसे मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये 5 तरह के क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से मेनली पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स किस तरह से निकाला जाता है। नेट फोर्स मतलब होता है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो जब भी फोर्स, नेट फोर्स निकालना हो तो आपको हल्का सा वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी होता है। फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में एक बार चर्चा कर देता हूं, पहले भी जो मैं चर्चा कर चुका हूं। मान लो आपके पास में दो फोर्स है F1 और F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। हमने पैरेलल शिफ्टिंग की, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों का रिजल्टेंट F12 अल्फा एंगल के साथ में। F12 स्क्वायर दिया जाता है आपके पास में F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, इसे F12 दिया जाता है। tan अल्फा की वैल्यू दी जाती है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये कुछ वैल्यू दी जाती है। बच्चों होता कई बार ऐसा होता है कि जब आप फोर्स निकालोगे आपको ऐसा मिलेगा कि भाई मान लीजिए 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको। देखो दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है भाई, F1 का और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो बच्चों कितना है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब जब मैग्नीट्यूड जब भी सेम होता है तो फॉर्मूला यूज किया जाता है ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, और tan अल्फा बताया जाता है tan अल्फा इज गिवन एज tan थीटा बाई 2। तो भाई ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, तो हम ये कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ट्वाइस एफ, एफ के प्लेस पे 10 है, कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, और कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होता है, तो 2 इंटू 10 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री को 1/√2 लिखते हैं, मतलब 10/√2 लिखते हैं, मतलब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 10√2 न्यूटन आपके पास निकल कर आती है। नाउ रिजल्टेंट एंगल की बात करें तो रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा यहां पर आप देख सकते हैं ये होगा tan 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, और tan 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 को क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है tan 45 डिग्री। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट निकलने वाला है वो दोनों का रिजल्टेंट देखिए कहां पर आने वाला है, दोनों का रिजल्टेंट आने वाला है इससे 45 डिग्री पर, इससे 45 डिग्री पर, ये आपके पास में कुछ निकलने वाला है और इसकी वैल्यू होगी 10√2, ऐसा निकाला जा सकता है। सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आ जाए कि भाई मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है बच्चों, तो क्या किया जाए? अच्छा, जब भी दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्स इक्वल है। वापस से इक्वल फोर्स के लिए क्या लगाया जाता है? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आता है ट्वाइस एफ कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। नाउ ट्वाइस एफ कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, ट्वाइस एफ कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है तो आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर √3f आता है। अब आप रिजल्टेंट एंगल निकालना चाहें तो रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए हम कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आता है, मतलब 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 आता है। तो tan अल्फा 60 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है। तो इस तरह से वेक्टर कंसेप्ट को यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि C पर नेट फोर्स कितना होगा आपको बताना है। देखिए पहले बात मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि C पर नेट फोर्स निकालना है तो C पर बाकी चार्जेस कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ A जो होगा C को फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगेगा C पर, वो भी A के कारण। ये आगे आपके पास में C, ये आगे आपके पास A और ये आपके पास B। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो ये B वाला C पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा B पर C के कारण। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपके पास है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो C पर नेट फोर्स लगा 60 डिग्री है। अब FCA और FCB की वैल्यू चेक कर सकते हैं, FCB की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो चार्ज एट C कितना है, चार्ज एट C चेक करें 2, चार्ज एट C के साथ साथ में A पर चेक करें चार्ज कितना है, चार्ज एट C चार्ज एट A अपॉन RAC का होल स्क्वायर K। तो C पर चार्ज कितना है आपके पास में, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। A पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। वैसे हम कह सकते हैं कि चार्ज एट C चार्ज एट B अपॉन RCB का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो K C पर चार्ज हम देख सकते हैं 2 माइक्रोकूलम, वापस से 2 माइक्रोकूलम, और वापस से हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं, तो FCA और FCB का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाया जाए 2F cos थीटा बाई 2 इंटू एफ कॉस थीटा, दोनों फोर्स के टेल के बीच का एंगल चेक कीजिए, 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाता है आपके पास में 2F cos 30 डिग्री। 2F cos 30 डिग्री अभी मैंने बताया √3/2 होता है, तो आंसर आता है √3/f। तो रिजल्टेंट फोर्स आता है दोनों में से कोई एक भी फोर्स, तो ट्वाइस एफ या √3f सिंपल कह लीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है, के मतलब 9 × 10⁻⁹, 2 माइक्रोट तो 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इसे आप सॉल्व कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। देखिए अब एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास में ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये मानते हैं हम लोग, ए है, बी है, सी है और डी है, सब ये स्क्वायर की साइड से, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सी पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो सी पर नेट फोर्स निकालना है तो सी पर किस किस के कारण आएगा, ए के कारण, बी के कारण और सी पर डी के कारण आएगा। इन तीनों के कारण फोर्स निकलने वाला है। फोर्स निकालने का तरीका, यहां से हमने ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया। अब आप देखिए नेचर देखिए चार्जेस का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो पॉइंट सी पर ए इस तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा सी पर ए के कारण, ये रहा बी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स लगा सी पर किसके कारण, बी के कारण। और देखिए यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स लगा सी पर डी के कारण, फोर्स लगा सी पर डी के कारण। अब आप यहां देख सकते हैं वेक्टर डायग्राम से, ये ए है, ये ए है तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सेंटर पे आपके पास में यहां पर 45 डिग्री, ये दिस इज 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब चेक कीजिए FCD, FCB और FC हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए यहां पे 3 फोर्सेस है, तो 3 फोर्स को अगर सम करना है तो सबसे पहले हमें वो फोर्स सिलेक्ट करने होंगे जिनका एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि अगर आप cos 45 डिग्री देखते हैं तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती है, और cos 90 देखते हैं तो cos 90 की वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया जाए। FCB, FCD और FCA, चलिए चार्जेस सबके सेम है, Q1 Q2, C से लेकर B तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, ये रहा A, ये रहा B, ये C आपके पास में और ये D है। C से लेकर B तक का डिस्टेंस देखिए, C से B तक का डिस्टेंस A अवेलेबल है, C से D तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, चार्जेस सब पे सेम है, C से D तक का डिस्टेंस भी A स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं KQ² अपॉन A स्क्वायर, KQ² अपॉन A स्क्वायर। अभी ये कह सकते हैं डिस्टेंस दोनों तरफ सेम आ गया। अब C से लेकर A तक की हम बात करें तो यहां A, ये आपके पास में यहां से यहां तक A√2 आ जाता है, हाइपोटेनस निकालते तो KQQ अपॉन √2A का होल स्क्वायर, तो हम इसे कह सकते हैं KQ² अपॉन 2A स्क्वायर। मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्स इक्वल आ गए, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल आ गए, तो मीनिंग ये हुआ ये वाला फोर्स देखिए चेक कीजिए, FCD ये वाला फोर्स चेक कीजिए, FCB 90 डिग्री एंगल, दोनों फोर्स इक्वल है। जब भी दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैंने क्या बताया था, दोनों फोर्स के इक्वल होने पे माय डियर स्टूडेंट्स रिजल्टेंट दिया जाता है FR इक्वल टू ट्वाइस F cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 हाफ। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन एज F की वैल्यू कितनी है चेक कीजिएगा, KQ² अपॉन A स्क्वायर, cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 KQ² अपॉन A स्क्वायर। tan अल्फा की अगर हम बात करें तो tan अल्फा होगा tan 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, tan थीटा बाय 2 होता है, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है। मतलब क्या, इन दोनों को हटा के जो फोर्स आएगा वो दोनों के सेंटर पे 45 डिग्री यहां से और 45 डिग्री यहां से आएगा, और वो फोर्स होगा आपके पास में √2 KQ² अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स आपके पास अवेलेबल है, और ऑलरेडी देखो इससे 45 पे, इससे 45 पे FCA भी अवेलेबल है, मतलब उसी डायरेक्शन में आपको मिला हुआ है FCA। तो मुझे बताइए यहां पर FCA की डायरेक्शन और साथ साथ में किसकी डायरेक्शन,
√2 एक ही डायरेक्शन, सपोज ये एफ सी है और सपोज उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स, √2 अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ सी ए प्लस दिस न्यू फोर्स, या जैसे कह सकता हूं एफ आर डैश, एफ सी ए कितना है आपके पास में, तो एफ सी ए हमने अभी निकाला था आपके सामने, दैट वॉज KQ² अपॉन 2a² और एफ आर डैश कितना निकल कर आया, √2 अपॉन ए स्क्वायर, KQ² अपॉन ए 1/2 प्लस √2। इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये ऐसा है, यहां सेंटर, यहां चार्ज रखा हुआ, यहां चार्ज रखा हुआ, यहां चार्ज रखा हुआ, ABC, मुझे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर साइड ए और साइड ए, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पर नेट फोर्स निकालना है। ओ पर फोर्स निकालेंगे ए के कारण, ओ पर फोर्स निकालेंगे बी के कारण और ऊपर फोर्स निकालेंगे सी के कारण। भाई यहां पे मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू रखता हूं, तो नोटिस कीजिए नोटिस कीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ओ को धक्का देगा इस तरफ, इसने धक्का दिया इस तरफ, फोर्स लगा ऊपर लगा ए के कारण लगा, ए ये बी और ये सी, ये ओ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को धक्का दिया, फोर्स लगा ऊपर बी के कारण, वैसे यहां पर फोर्स लगा ऊपर सी के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60, तो ये 30, ये 30, अब 30 तो आप देख सकते हैं बच्चों 30 अगर हो गया तो टोटल एंगल 120 हो जाएगा, 120 का हाफ ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो 120 का हाफ 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये भी 60 आपके पास हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि FOA, FOB और FOC इन सबके बीच के एंगल 120, 120 और 120 हो रहे हैं। और जब भी 120 एंगल हो रहे हैं, आप देखिए FOA चार्ज एट O पर चार्ज कितना है कैपिटल Q, चार्ज एट A कितना है A, यहां से तक का सेपरेशन मैं R मान लेता हूं सबका, क्योंकि सेम सेपरेशन हो जाएगा। B पर फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R², C पर फोर्स C के कारण फोर्स, मतलब तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं। और मैं वेक्टर के लेक्चर में सिखा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप वेक्टर के लेक्चर में जाके जरूर देखें। 120 120 120 10 न्यूटन 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, जब 3 फोर्स 120 डिग्री पर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्ट होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है, उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स आंसर विल बी 0। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव।